morning children, class 10 now. Today we are doing a literature chapter from first flight. Glimpses of India is the name of the chapter. उसी का एक section, एक part करने जा रहे हैं. Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Now what this is about? ये जो Baker from Goa title से ही पता चलता है कि कोई गोवा की कहानी होगी और वहाँ के किसी बेकर की होगी. तो yes, nicely understood, rightly understood. ये है paint portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in the society. ये एक छोटी सी portrait, एक छोटी सी कहानी, मतलब समझिए तो एक चित्र को प्रदर्शित करते हुए एक छोटी सी कहानी है जिसमें कि ये लूसियो रॉड्रिग्स ने गोवा के उन विलेज की बेकर्स की, गोवन विलेज के बेकर्स की उस कहानी को, ट्रेडिशन को प्रस्तुत किया है जो कि हम आप शायद सोसाइटी में रहते हुए भी ना जानते हो कि किस तरह से गोवा में आज भी वैसे बेकर्स का उतना ही महत्व है जो आज से बहुत साल पहले हुआ करता था. तो आइए लेट अस कंटिन्यू विद द कहानी एंड इट इज द स्टोरी takes us back to the time when Portuguese ruled Goa. They were immensely famous for their breads. The narrator often finds his elders thinking about those good old days and telling them that the famous breads bite back to the time when Portuguese ruled over Goa. Means लेखक इस कहानी के द्वारा हमें ये जानकारी देना चाहते हैं और हमें ले जाते हैं उस युग में, उस काल में जब गोवा में पोर्चुगीज का शासन हुआ करता था, पोर्चुगल के लोगों का. यहाँ की ब्रेड जो थी ना बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस हुआ करती थी. यानी बेकरी का जो व्यवसाय था वहां के समय में, उस समय में काफी प्रसिद्ध था. नरेटर यानी कि लूसियो रॉड्रिग्स ये हमें ये बताते हैं कि किस तरह से एल्डर्स जो बड़े बुजुर्ग हैं ये किस तरह से वहां की चीजों को, वहां के गुड डेज को, अपने अच्छे दिनों को बखान करते हैं कि किस तरह से वहां के पोर्चुगीज के शासनकाल के दौरान वहां के लोगों का पेशा दैट इज बेकिंग का, बेकरी का किस तरह से प्रफुल्लित और फेमस था और किस तरह से ब्रेड्स जो वो खाते थे उसका स्वाद क्या था. ये उस समय की बात को दर्शाते हैं. मीन्स टेस्ट ऑफ ब्रेड ऑल्सो, जिस बेकर के बने हुए पोर्चुगीज शासन काल में जो आज भी इंपॉर्टेंस है उसका, वहां पर they ponder over the past to tell them that though the Portuguese have left Goa but the bakers of bread still exist. नरेटर ये कहते हैं कि बावजूद इसके कि पोर्चुगीज ने गोवा छोड़ दिया, वो चले गए, उनका शासन कुछ अंतराल तक रहा, लेकिन बावजूद उसके अपने पेशे को, अपने व्यवसाय को वहां वो छोड़ गए. चले तो गए लेकिन बेकिंग का बिजनेस खत्म नहीं हुई, वो वहां आज भी बरकरार है. If not the original ones, their legacy is being continued by their sons. The bakers are still being referred to as pedlars. Means नरेटर कहना चाहते हैं कि ठीक है वो ओरिजिनल व्यवसायी वहां नहीं रह गए बेकिंग के बिजनेस के यानी बेकर्स, लेकिन उनके एंसेस्टर्स के जाने के बाद उनके जो आने वाली पीढ़ी है उस व्यवसाय को लेकर आगे बढ़ाते हुए आज भी वहां पर इस पेशे को अपनाने वाले लोग हैं. Being continued by their sons. The bakers are still being referred to as pedlars और उनको आज भी वहां pedlars के नाम से जाना जाता है. Means ancestors तो चले गए लेकिन उनके जो संतान थे और फिर उनके जो संतान थे पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय को लेकर चलने वाले आज भी वहां हैं. Everything about baking is still the same, ranging from those who mold the bread loaves to the furnaces which have survived the ravages of the time. यानी कि बेकिंग का जो प्रोसेस था, जो व्यवसाय था, जिस विधि से होता था, आज भी वहां मौजूद है. यानी कि ब्रेड लोफ को बनाते हुए से लेकर उसको सेकने तक, पकाने तक का विधि प्रक्रिया. The sound of their arrival and the thud of their bamboo stick can still be heard just like the olden times. वहां के जो बेकर्स हुआ करते थे उनका अपने प्रोडक्ट को बेचने का जो तरीका था, मीन्स उनकी जो आवाज, उनका जो थर्ड साउंड मेड बाय बैम्बू, ये आज भी वहां चलन में है.
The narrator reveals that the baker acted as their friend and companion during their childhood days in Goa. नरेटर कहते हैं कि वो बेकर्स आज भी उनके दोस्त के रूप में है और बचपन के मित्र के तौर पे वो आज भी वहां रिमेम्बर्ड है उनके द्वारा। मीन्स इतना ज्यादा वो प्रचलित और अक्सर गांव में घूमकर बेक्ड आइटम्स को बेचने वाले वो थे कि नरेटर उनको फ्रेंडली और चाइल्डहुड फ्रेंड्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं इस पेन पोर्ट्रेट के द्वारा। द बेकर यूज्ड टू विजिट ट्वाइस अ डे, वंस while he was on the round to sell their loaves and the other time while returning back with the empty basket. लेखक कहते हैं कि बेकर्स जब भी आते तो दिन में 2 बार उस गांव में आते, एक वो जब वो शुरू में बेचने के लिए आते और बेचकर जब लौटते तो उस दौरान भी उसी रास्ते से गुजरते, यानी कि बेकर्स की 2 बार उस रास्ते से उस गांव में आगमन हुआ करता था। Having sold all the loaves, it was the sound of his bamboo stick that woke the child up. बैम्बू स्टिक की जो आवाज थी वो सारे बच्चों को जगा देता था कि अच्छा बेकर आया है। The children were so excited to meet him and choose from the bread bangle or especially made for them. यानी कि बच्चे इतने एक्साइटेड होते थे उनसे मिलने के लिए, उनकी आवाज के साउंड से, उनके जो थर्ड साउंड से, बैम्बू के साउंड से बच्चे इतने वाकिफ थे कि वो जग जाते थे और वो समझ जाते थे कि बेचने आए हैं वही बेकर है जो सामान बेचने आया है, बेक्ड मटेरियल्स, जिसमें स्पेशल था वो बैंगल शेप ब्रेड। ये बच्चों का स्पेशल प्रोडक्ट था क्योंकि वो स्पेशली मेड था। While the bangles were for children, loaves were for the adult that were generally collected by the maidservant of the household. और जो बाकी ब्रेड के पीसेस होते थे, लोव्स ऑफ ब्रेड, वो जनरली घर की मेड जो है वो परचेज करती थी और बैंगल शेप्ड ब्रेड जो था वो बच्चों के लिए स्पेशल प्रोडक्ट हुआ करता था। The baker often made a musical entry with his bamboo stick. His one hand supported the basket on his head while the other banged the bamboo on the ground. बेकर की जो एंट्री होती थी वो बहुत ही म्यूजिकल एंट्री होती थी। म्यूजिकल एंट्री मींस कहने का तात्पर्य कि उसका एक स्पेशल टाइप ऑफ साउंड बनाते थे, वो निकालते थे जिससे कि लोगों को अंदाजा लग जाता था अच्छा बेकर आया है। मींस एक हाथ में वो बैम्बू स्टिक लिए होते थे, दूसरे हाथ से कंधे पे एक बैम्बू के सहारे बास्केट को लटकाए और उसी से वो एक स्पेशल साउंड करते थे, बैंग बैंग करके जमीन पर, ग्राउंड पर, और इससे आइडेंटिफाई हो जाता था कि अच्छा बेकर आ गया। He would go house to house and greet the ladies before handing them over the loaves. और वो घर घर जाता, महिलाओं के घर की महिलाओं को ग्रीट करता, यानी कि बहुत स्वागत करता और सभी को ब्रेड बेचता। The parents would scold the children and make them stand aside. पेरेंट्स कई बार क्या करते कि बच्चों को डांट देते और उनको साइड करते, क्योंकि बच्चे उसकी आवाज से दौड़ के बेकर के पास चले जाते तो उनको रोका जाता। But as eager as they were, they would climb the bench or the wall to peep into the basket. लेकिन चूंकि बच्चों की जिज्ञासा जितना ज्यादा उनको साइड किया गया, वो और उत्सुकता में कभी टेबल पे, कभी क्या बोलते उसको दीवार के रेलिंग पर चढ़ जाते वो झांकने के लिए कि उसके टोकरी में है क्या, वो हमारा रिंग वाला यानी बैंगल शेप ब्रेड। They did not even bother to brush their teeth before having those bread bangles because it seemed unnecessary, because the hot tea could effortlessly wash their teeth and they thought that animals like the tiger never brush their teeth. और बच्चे इतने उत्सुक होते थे उस बैंगल शेप ब्रेड के लिए कि बिना ब्रश किए खाने को वो तैयार हो जाते थे और खा लेते थे। उनका ऐसा मत था कि चाय के गर्माहट से अपने आप धुल जाएगा। प्लस दूसरी बात यह कि कभी भी टाइगर जैसा जानवर मुंह धोता थोड़ा ना खाने से पहले, तो इस मत से वो ऐसा मानते थे और इस तरह से ब्रेड को बिना ब्रश किए खाने को उत्सुक होते थे और खा लेते थे। ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द Goan culture and it is evident from the presence of every important occasion. ब्रेड गोवन कल्चर में ब्रेड की बहुत ज्यादा महत्व है। हर ओकेशन पर ब्रेड का एक अहम रोल था, यानी कि उसकी मौजूदगी, यानी ब्रेड का परचेजिंग और ब्रेड हर ओकेशन पे होना गोवा के कल्चर में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखता था।
फ्रॉम स्वीट ब्रेड टू एट मैरिजेस टू sandwiches at engagement parties and cakes and coconut cookies at Christmas as well as other occasions. Means किस तरह से ब्रेड का महत्व था ये दर्शाते हुए जरा इस लाइन को स्टूडेंट्स लिसन टू केयरफुली. स्वीट ब्रेड मैरिज के समय में भेजे जाते थे. एंगेजमेंट के दौरान में सैंडविचेस की आवश्यकता होती थी और केक्स और कोकोनट कुकीज का क्रिसमस के दौरान या अन्य पर्व के दौरान. तो यानी कि शादी ब्याह एंगेजमेंट से लेकर पूजा पाठ फंक्शन किसी तरह के शुभ अवसर पर ब्रेड का यानी बेकर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का चलन था. उसके बिना ये सारे ओकेशंस अधूरे माने जाते थे. द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर इन एवरी विलेज वेरी एसेंशियल. और इसी के कारण हर गांव में बेकर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा महत्व थी. यानी बिना बेकर का कोई ओकेशन नहीं सक्सेस माना जाता था या शुभ माना जाता था. बेकर्स वेयर नोन टू हैव वॉर यूनिक नी लेंथ फ्रॉक ड्रेस टिपिकली नोन एज कबाई. यानी कि ऐसा कहा जाता है लेखक के द्वारा मीन्स लुइसियो रॉड्रिग्स के द्वारा कि बेकर्स के तो अब तक आपने पूरे बखान देखे कि क्या क्या वो बेचते और किस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी और इंपॉर्टेंस थी गोवा के कल्चर में. लेकिन अब लेखक उनके पोशाक के बारे में बताते हैं एंड दैट इज कि बेकर जो थे वो स्पेशल टाइप ऑफ यूनिक ड्रेस पहनते थे जो पूरा एक लॉन्ग फ्रॉक था जो नी तक आता था. वो एक स्पेशल यूनिक ड्रेस हुआ करती थी बेकर्स की और उस ड्रेस को कहा जाता था कबाई. In the narrator's childhood days, he had seen them wearing short shirts and pants whose length were shorter than the usual one. It was a part of their identity, so much so that even if someone wears that trouser length now, he is said to have dressed like a baker or peddler, as was said in olden days. लेखक अपने बचपन के युग की भी बात बताते हैं कि जब वो अपने समय में बचपन में देखा करते थे जो बेकर्स थे इतने छोटे तक घुटने तक का शॉर्ट और शर्ट पहन के सामान बेचते थे अपना बेक्ड आइटम्स जो ब्रेड हो कुकीज हो पेस्ट्रीज हो या स्वीट ब्रेड्स हो ये सारी चीजें. तो वो जो ट्रेडिशन में पहनावा था ट्रेडिशनल पहनावा वो आज भी बरकरार है. जो 2 पीस में होता था यानी कि एक शॉर्ट ट्राउजर और शर्ट अब उसी ढंग का लेकिन घुटने तक की ही ड्रेस एक लॉन्ग अब पहने जाते हैं. यानी बचपन में वो देख रहे थे कुछ और अभी भी कुछ और लेकिन कंपैरिजन क्या घुटने तक की ड्रेस. तो ऐसा मत था कि जो आज के समय में भी उस तरह के घुटने तक का शॉर्ट पहनते थे या पहनते हैं लोग तो माना जाता है कि अच्छा ये पेडर वाला ड्रेस है यानी एक पेडर है यानी कि बेकर है क्योंकि वो उस तरह का पहनावा ट्रेडिशन बेकर्स का हुआ करता था. The bakers had a way of making monthly record of bills on a wall using a pencil and writing them. यानी कि कलेक्टिंग बेकर जो थे वो पैसा का जो हिसाब करते थे मंथली वो दीवारों पे क्या करते थे लिखकर पेंसिल के मदद से दीवारों पे वो हिसाब लिखा करते थे. कलेक्टिंग द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ और हमेशा महीने के अंत में वो सबसे पैसा इकट्ठा करते थे. तो ये उनका तरीका था व्यवसाय करने का बिजनेस करने का बेकर्स का. बेकिंग हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. गोवा में ऐसा मत था माना जाता था कि बेकिंग एक बहुत ही बेहतर प्रोफेशन है और एक अच्छा आमदनी आय वाला पेशा है यह. द बेकर्स फैमिली एंड वर्कर्स हैव ऑलवेज बीन हैप्पी एंड जॉयस. बेकर्स के परिवार के लोग और उस व्यवसाय से रिलेटेड संबंधित जितने भी कारीगर थे वो हमेशा एक मतलब कि जॉयस यानी मस्त जिंदगी यानी कि खुशहाल जिंदगी जिया करते थे. द बेकर वाज यूजुअली फैट विथ which was thought to be he had a lot to eat and hence was a proof of his richness. Bakers अक्सर थोड़ा सा तोंदू सा थुलथुला सा मोटा सा देखा जाता था. माना जाता था कि जो ऐसे मोटे ताजे कद के लोग होंगे वो हमेशा बेकर्स ही होंगे. क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मोटे ताजे कद के लोग हैं वो अच्छे खाने पीने वाले घर के लोग हैं और बेकर्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी इसलिए अच्छे भोजन के कारण वो ऐसे हो जाते थे. मीन्स लोग कहते भी हैं आजकल के जमाने में जो काफी हट्टे कट्टे मोटे ताजे लोग नजर आते हैं तो कहते हैं बड़े खाए के घर के लगते हो. तो ऐसा लोगों का मत था बेकर्स के लिए.
कि वो रिच होते थे, इसलिए उनके पास खाने की व्यवस्थाएं सब होती थी और इसलिए उनका बॉडी कंस्ट्रक्शन काफी फैटी होता था। आज भी इन दीज डेज समवन विद अ वेल बिल्ट बॉडी इज कंपेयर्ड टू अ बेकर, और आज भी गोवा में ऐसे तंदुरुस्त मोटे से हट्टे कट्टे लोग जो नजर आएंगे, लोग ऐसा मानते हैं कि शायद ये बेकर के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बेकर्स के प्रोफेशन में आमदनी की कोई कमी नहीं और काफी रिच व्यवसाय है यहाँ। So this is how a baker from Goa, written by Lucio Rodriguez, has been completed. एक पेट पोर्ट्रेट है कि किस तरह से गोवा में बेकिंग की कल्चर यानी बेकिंग प्रोफेशन को आज भी उतना ही महत्व दिया जाता है जो पोर्चुगीज के काल में था। तो चिल्ड्रन, कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। अगला जाएंगे कुछ, we will do in the section 2 in the next video. Thank you children, listen to it thoroughly and do the exercise.